ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि स्केलर में मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है। पर वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन उतना आसान नहीं होता है। तो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल करके यहाँ पर हम इसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट रूल्स इन वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन रूल इन वेक्टर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल इन वेक्टर क्या होता है? स्केलर में मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, बट वेक्टर में नहीं होता है। डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है? कभी आप सुने नहीं होंगे कि ईस्ट इंटू वेस्ट कोई रिजल्ट होता है, पूरब को पश्चिम से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। ईस्ट इंटू वेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं होता है। आपने भी नहीं सुना है, हमने भी नहीं सुना है। ठीक है, तो ईस्ट इंटू वेस्ट कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल्स इन वेक्टर ये हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल्स क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल करके यहाँ पर प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल्स इन वेक्टर। तो वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट रूल्स होते हैं। कितने? दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में। ये दो टाइप के, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और या इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या इन्हें वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ये दो रूल्स हैं, एक आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो टाइप के होते हैं। सपोज कीजिए कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक मास m रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, जिस पर कि एक फोर्स F लग रहा है। ये F क्या करता है? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब अगर एज्यूम किया जाए कि इसमें ब्लॉक और ग्राउंड के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, और फोर्स का अमाउंट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ब्लॉक ज़मीन छोड़ दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि राइट साइड में फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से ब्लॉक राइट साइड मतलब दाएं तरफ मूव करेगा। तो ब्लॉक की मूवमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लग रहा है और दाएं तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कुछ समय बाद डेल्टा एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा एक्स जो कि ए बी है, ए और बी है। तो ए टू बी, तो ए और बी है, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया फोर्स के द्वारा वो डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी है, ब्लॉक के सेंटर से हम दिखा दिए। अब क्या है कि क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ, फोर्स वेक्टर के द्वारा क्या वर्क डन है, क्या वर्क डन है। तो वह इसको समझने के लिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम वर्क डन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वर्क डन का डेफिनेशन जो होता है, वर्क डन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम होना चाहिए। जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर फोर्स होना चाहिए, या जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर फोर्स होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन होगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन भी उसी कंपोनेंट में, उसी डायरेक्शन में, फोर्स उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे। तो क्या किया जाए? तो यहाँ क्या करेंगे, हम फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ कितना है, मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ ये कंपोनेंट कितना है। तो ये देखिए, फोर्स यहाँ पे दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल जो कि एफ कॉस थीटा होगा, और एक वर्टिकल जो कि एफ साइन थीटा होगा। तो ये दो कंपोनेंट हो गया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो इसमें अगर देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा एक्स है, और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है। तो अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एफ कॉस थीटा, या इसे एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स कह लीजिए। तो ये हो गया। तो इसी एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स को वेक्टर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, और ये हो जाता है एफ डॉट डेल्टा एक्स। ये जो है ये डॉट है बीच में, ठीक है, एफ डॉट डेल्टा एक्स। ये देखिए, ये एफ डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है। इसे मैं रेड से ऐसी गोल कर दे रहा हूँ दिखाने के लिए। तो एफ डॉट डेल्टा एक्स का क्या मतलब हो गया? सिंपली एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स।
तो ये स्केलर इक्वेशन है, इसमें डेल्टा एक्स, एफ और कॉस थीटा सब मैग्नीट्यूड है, सब मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये क्या, ये इसमें फोर्स वेक्टर है और डेल्टा एक्स दोनों वेक्टर है, बट इनका डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो स्केलर होता है, उसका वैल्यू हो जाता है एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ फोर्स भी मैग्नीट्यूड है, डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे फोर्स वेक्टर है और डेल्टा एक्स वेक्टर है, और एफ डॉट डेल्टा एक्स क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो एफ डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा डेल्टा एक्स, ये आपका। तो इस तरह से वेक्टर का सिग्निफिकेंस, डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि डॉट प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। जिस तरह से जैसे यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए हैं, इसी तरह से बहुत चीज़ निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल, और भी बहुत सारे होते हैं जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डॉट है, क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए तो ये वर्क डन क्या है, तो ये हमने देखा कि वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा एक्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स हैं और इनका डॉट क्या होगा, वो स्केलर हो गया। ठीक है, अब चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज इस तरह से करते हैं कि सपोज कीजिए कि ए और बी दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब इसमें देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके बीच डॉट है, और ए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और ये कॉस थीटा है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर से। तो ए डॉट बी का स्केलर क्या, ए डॉट बी का रिजल्ट क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, और इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो गया, इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऑल्सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी कर रहे हैं तो ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, कोई अंतर नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड है, बी को पहले लिखिए या ए को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे यह एक रिजल्ट सामने आता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें बी के हेड से, एंड से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ए की डायरेक्शन में। तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर के ये जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये बी का कंपोनेंट हो गया ए की तरफ, और इसे कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा होगा। बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा। ये हम लोग वेक्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से ए के एंड से अगर बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो एक डिस्टेंस मिलेगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। तो जैसे बी कॉस थीटा को हम लोग कह सकते हैं इट इज कंपोनेंट ऑफ बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी, दोनों कह सकते हैं अलोंग ए। इसी प्रकार से ए कॉस थीटा को कह सकते हैं कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। वेरी सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ए वेक्टर है, ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी इज इक्वल टू है माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालना है आपको, और आपके पास ए और बी किस फॉर्म में पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन वेक्टर को कार्टेशियन आई जे के फॉर्म में पता है। आइए पहले सीखते हैं कि किस तरह से यूनिट वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपके एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, ठीक है, और इनके अलोंग डायरेक्शन है वो आई कैप जे कैप के कैप है। यूनिट वेक्टर को हम लोग जानते हैं क्या होता है। अब सपोज कीजिए इनका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई लिखते हैं, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री है। आई वेक्टर के साथ आई वेक्टर है, मतलब एक्स और एक्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है, और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1। इसी तरह से जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू भी 1 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, और इनका वैल्यू हो जाता है 1।
तो यह एक रिजल्ट आपको याद रहेगा, यह रिजल्ट याद। इसी तरह से आई डॉट जे का वैल्यू निकालते हैं, तो आई डॉट जे में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस ऑफ कितना एंगल बताइए, 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो इसीलिए ये हो गया 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 डिग्री हो गया। क्लियर। इसी तरह से j डॉट के और k डॉट आई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो j डॉट के कहिए या k डॉट j कहिए, k डॉट आई कहिए या i डॉट k कहिए, डॉट प्रोडक्ट में तो सेम होता है, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में एक जो रिजल्ट, जो यूजफुल रिजल्ट सामने आया वो केवल ये है, जिसे मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, केवल यही है। बाकी कोई भी यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट जो आपस में परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाता है। तो यही वेक्टर जो है i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और याद रखना होगा कि बाकी 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। तो a डॉट बी यहाँ पर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसमें ध्यान दीजिए। a डॉट बी निकालने के लिए i और i का, j के साथ j का, k के साथ k का प्रोडक्ट लेंगे, और बाकी किसी का लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो ये एज इट इज इसे उतारते हैं, और फिर इसे इस तरह से i का i, j के साथ k के साथ लेते हैं। तो i का i इंटू माइनस आई, मैंने i डॉट माइनस आई, तो 1 इंटू -1, -1 हो गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, और प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, क्योंकि k डॉट के 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, तो केवल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है साइन के साथ। तो ये कितना हो गया, 6 - 4 - 2 1 हो गया। तो a डॉट बी का वैल्यू 1 हो गया। क्लियर। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम किसी का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरह से, वो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हमारे पास है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब a डॉट बी का वैल्यू हमें पता चल गया है, जस्ट यहाँ पर 1 आया है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर जो है आई जे के फॉर्म में है। तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया आपका 1/√1² प्लस 2² प्लस 3² और स्क्वायर रूट ऑफ 1² प्लस 2² -1 और -2 का स्क्वायर होगा प्लस 2²। तो ये वैल्यू आ जा रहा है 3√14, √9 जो है उसका 3 हो जाएगा, तो 3√14 आ जा रहा है। चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं। तो कॉस थीटा का वैल्यू इतना हो गया, तो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3√14 हो गया। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इनवर्स क्या होता है, किस तरह से, ये हमें मैथ्स में जाकर देखना होगा, ये हमें मैथ्स में जाकर देखना होगा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में चलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट में चलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है, जैसे ए और बी दो वेक्टर है और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, उसमें क्या था, कॉस थीटा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और चीज है कि ये यहाँ पर एक एन कैप होता है। ये एन कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि सारा स्केलर है, इसमें ये स्केलर है, ये स्केलर है, साइन थीटा स्केलर है, यही एक है जो इस पूरे को वेक्टर बना देता है। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि ए डॉट बी का रिजल्ट क्या था, स्केलर था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्यों है, इस एन कैप की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या है, एन कैप का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर सपोज कीजिए कि इसी पेज में है, तो एन कैप का डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इस पेज के परपेंडिकुलर होगा। और वो किस तरह डिसाइड किया जाएगा कि परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है या परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, ये डिसाइड होता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से डिसाइड होता है।
तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसके थ्रू। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये दो ये है, एक ये पेंसिल है और दूसरा ये पेंसिल है, ठीक है। ये बहुत आसान है समझना। सपोज कीजिए हमारे पास दो ये हैं और राइट हैंड से मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड इस पर राइट हैंड थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ इन दो पेंसिल की हेल्प से। तो सपोज कीजिए ये दो पेंसिल है, इस तरह से समझा रहा हूँ, दो पेंसिल है आपके पास। तो ये सपोज कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ए से बी की तरफ आप थंब को इस तरह से रखिए, फिंगर्स को इस तरह रखिए और फिंगर को ए से बी की तरफ ऐसे मोड़िए, ए से बी की तरफ ऐसे मोड़िए। तो आपके राइट हैंड का जो थंब है ए से बी की तरफ मोड़ रहे हैं, तो राइट हैंड का थंब है ये आपका डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बताता है। ये देखिए ए और बी, ये देखिए ए और बी है और मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ तो मेरा थंब किस तरह हो रहा है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये देखिए परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो ए क्रॉस बी ये हो गया। इसी तरह से बी क्रॉस ए अगर मुझे करना हुआ तो मुझे इस तरह करना पड़ेगा और थंब ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। ये देखिए बी क्रॉस ए, थंब नीचे चला गया, बी पर रखें और ए की तरफ मोड़ रहे हैं तो थंब नीचे गया। ए क्रॉस बी, मेरा ये ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर लाल वाला है। तो ए क्रॉस बी, ए पर रख करके अंदर की तरफ हाँ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर चला जा रहा है। बी पर रख करके अगर फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब नीचे चला जा रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है या तो नीचे की तरफ ऐसे होगा या ऐसे होगा। क्लियर हो गया? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया क्या है। ए से बी की तरफ इस पेज में, जैसे इस वेक्टर में देखा जाए इस एग्जाम्पल में, तो ए से बी की तरफ अगर थंब रख ए पर रखकर बी की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे फिंगर को, तो थंब हमारा ऊपर की तरफ होगा, पेज से ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर स्क्रू रख दिया जाए ए और बी के जॉइंट पर, यहाँ पर एक स्क्रू रख दीजिए और स्क्रू को ए से बी की तरफ ट्विस्ट कीजिए रख कर, और देखिए कि स्क्रू जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, पेज से अंदर जा रहा है या बाहर। तो जैसे यहाँ पर अगर स्क्रू रख करके ऐसे करेंगे तो स्क्रू खुलेगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा राइट हैंड से, ए से बी की तरफ। तो हम लोग इन दोनों थंब रूल लगाएं या राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएं, दोनों से हमें ये पता चलता है कि ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ द पेज, बाहर की तरफ, हमारी आंख की तरफ होगा। क्लियर? तो एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये क्लियर हो गया। और इनका डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लियर हो गया ये? ठीक है। डायरेक्शन, अच्छा, इनटू द पेज जो होता है उसको डायरेक्शन इस तरह से दिखाया जाता है, एक क्रॉस उनको घेर दिया जाता है। तो जब नॉर्मली इनटू द पेज लिखने के बजाय हम लोग ये डायरेक्शन देते हैं, इस डायरेक्शन का मतलब होता है पेज के अंदर जा रहा है वेक्टर। ठीक है। और इसी तरह अगर कोई वेक्टर पेज से बाहर की तरफ आ रहा हो तो इसे डॉट से निकाला जाता है, डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज। डॉट को सर्कल कर दिया जाता है छोटा सा, तो ये आउट ऑफ द पेज हो जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अब देखते हैं क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो आई जे के हमने देखा है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो आई क्रॉस आई लेंगे तो मॉड आई इंटू साइन 0 डिग्री, एन कैप रहेगा नो डाउट, बट साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, तो आई क्रॉस आई 0 हो गया। इसी तरह से जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है। ठीक उल्टा हो रहा है, डॉट में क्या था कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू 1 था, बाकी सारा 0 था। इसमें क्या है कि ये तीनों 0 है और बाकी सारा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो देखते हैं क्या होता है। आई क्रॉस जे का वैल्यू के होता है, राइट हैंड थंब रूल से निकालिएगा। ठीक है। तो केवल डायरेक्शन बचता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और साइन 90 सबका वैल्यू 1 है, तो केवल एन कैप बच जाता है और उस एन कैप का डायरेक्शन जो यहाँ पे है वो के कैप है। ठीक है। आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा। ठीक है। आप राइट हैंड थंब रूल से ये रिजल्ट आता है, ये राइट हैंड थंब रूल से आता है, तो ये याद रख लेंगे। और ठीक इसी का अपोजिट आई क्रॉस जे है के, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के। ठीक है। के क्रॉस जे माइनस आई और इसी तरह से जे क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जैसे ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए होता है डॉट प्रोडक्ट में,
ठीक है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है, ये इस बात पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, सब कुछ सेम है, देखिए केवल माइनस साइन लग गया है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आर अपोजिट टू ईच अदर, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल डायरेक्शन अलग होता है। क्लियर है। अब लेट ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, दो वेक्टर्स है और क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए और बी को एज इट इज उतार देते हैं पहले और इनके बीच में क्रॉस साइन दे दिए हैं। अब सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं, वैसे 1 बाई 1 आई के साथ इसका क्रॉस लेंगे, फिर जे के साथ इसका क्रॉस, फिर के साथ इसका क्रॉस, और फिर देखते हैं क्या आता है 1 बाई 1। ठीक है, आई क्रॉस दिस प्लस जे क्रॉस दिस प्लस के क्रॉस दिस। और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल जो है हमें पता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है, ये सब हमें पता है। अब हम लिखते हैं आई क्रॉस 2i माइनस जे प्लस के प्लस जे क्रॉस 2i माइनस जे प्लस के प्लस के क्रॉस 2i माइनस जे प्लस के, लिख दिए। अब आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन एक माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस के। इसी तरह से आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, क्योंकि के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ये देखिए माइनस जे। इसी तरह से जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, और 1 इंटू टू, जे का कोएफिशिएंट 1 है, आई का कोएफिशिएंट 2 है, तो 1 इंटू टू 2 हो गया, और जे क्रॉस आई माइनस के हो गया, तो ये माइनस 2 के हो गया, क्लियर। इसी तरह से जे क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो प्लस आई हो जाएगा। फिर थर्ड में आ जाते हैं, तो के क्रॉस 2i माइनस 2j हो जाएगा, के क्रॉस आई जे होता है तो प्लस 2j हो जाएगा। ठीक है, और के क्रॉस माइनस जे ये क्या हो जाएगा के क्रॉस माइनस जे, तो के क्रॉस माइनस जे, तो के क्रॉस जे जो होता है वो क्या होता है माइनस आई, और माइनस माइनस है तो ये प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब आई को एक साथ जोड़िए तो ये हो गया कितना 2i, ठीक है, और जे में कितना हो जाएगा 2j माइनस जे प्लस जे, और के में माइनस 3 के, 2i प्लस जे माइनस 3 के, ये क्या हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ए क्रॉस बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक नया चीज देखते हैं कि ये हमें पूछा गया है। अब एक नया चीज हम सीखेंगे क्या कि यूनिट वेक्टर जो है किस तरह से निकाला जा सकता है, ए और बी के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, और साथ में एन कैप है, और एन कैप क्या है वही तो है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। हाँ, इसमें दो डायरेक्शन है, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, ये कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर जो है ये वेक्टर है, तो ये दोनों हो सकता है, अंदर की तरफ हो सकता है बाहर की तरफ। ये राइट हैंड रूल बताएगा कि ए क्रॉस बी अंदर होगा कि बाहर, लेकिन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है ये वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मोड ए मोड बी साइन थीटा। अब साइन मोड ए मोड बी ए क्रॉस बी तीनों चीजें पता है हमें, ठीक है, साइन थीटा नहीं पता है, तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा जो कि पहले हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। मान लीजिए ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आई प्लस जे प्लस के और बी का वैल्यू 2i माइनस जे प्लस के। तो ए डॉट बी का वैल्यू बहुत आसान है, 1 इंटू 2 और 1 इंटू माइनस वन और 1 इंटू 1 तो ये कितना हो जा रहा है देखिए 2 माइनस 1 प्लस 1,
मतलब -1 + 1 कट गया, 2 बच गया, तो a डॉट b का वैल्यू 2 हो गया, और मॉड a का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और मॉड b का वैल्यू हो जाएगा √6। तो मॉड a इंटू मॉड b √18 हो जाएगा। देखिए तो कॉस थीटा हमारे पास हो गया 2/√18, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। तो इसी साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा √1 - 4/18। 4 क्यों? क्योंकि 2/√18 का स्क्वायर करेंगे तो 4/18, और इसे सॉल्व करेंगे तो 18 - 4 कितना हो जाएगा, 14, तो √14/18। साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, √14/18। ठीक है, अब इस साइन थीटा का वैल्यू एन कैप निकालने के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो एन कैप इक्वल टू 2i + j - 3k, क्या है ये, 2i + j - 3k क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, a क्रॉस b, पहले आया था रिजल्ट। तो a क्रॉस b डिवाइड बाई मॉड a मॉड b साइन थीटा। साइन थीटा √14/18 है, साइन थीटा √14/18 है, तो 18 कट गया, √18 कट गया, तो हमारे पास कैंसिल हो जाने के बाद बच जाता है 2i + j - 3k अपॉन √14। ये आपका फाइनल आ गया यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि चलिए इसको चेक करते हैं कि ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अगर इस एन कैप का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं और उसका वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब सही है। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा √14/14, दिस इज इक्वल टू 1। 14 कैसे 14 है, √14 तो ऐसे ही रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए √14 हो रहा है, √2² मतलब 4 + 1 और +9, 3 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 4 13 1 14, 14 हो गया, √14/14 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा कैलकुलेशन सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब एक दूसरे मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से निकाला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट विद दूसरे मेथड से देखते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड है ये, मैथमेटिक्स में आगे जाकर हम आप लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, नहीं भी है तो थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट मेथड है, ये क्या है, सपोज कीजिए ए और बी हमारे पास ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, तो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट में इस तरह से लिखा जाएगा। ये डिटर्मिनेंट है, अगर आप नहीं सुने हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में बाद में सुन लीजिएगा। ये इसे कहा जाता है रो और इसे कहा जाता है कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दोनों तरफ इस तरह घेर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट है। तो ए क्रॉस बी को हम लोग डिटर्मिनेंट से इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे आई, ठीक है, आई को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, किस तरह, 1 × 1 - 1 × -1, क्रॉस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी तरह से जे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, आपके पास ये रह जाता है, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आई इंटू, ठीक है, तो आई इंटू 1 × 1 -1, तो ये माइनस माइनस मिलकर +1 हो गया। ठीक है, 1 × 1 1 हो गया, माइनस 1 × -1 -1, तो प्लस हो गया, तो 1 + 1 हो गया, तो ये हो गया आपका दिस, प्लस जे इंटू, जे ले लिए, तो जब लिए जे तो ये वाला और ये वाला लाइन हट गया, तो हमारे पास बच गया 2 और 1 और 1 और 1। ठीक है, तो प्लस अगर यहाँ लिखते हैं तो जो ऑर्डर यहाँ मल्टीप्लाई किए थे उसको पलट देंगे उसके उल्टा ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ किए थे 1 × 1 माइनस ये, अब जब जे लेंगे प्लस जे, तो ऐसे ऐसे नहीं करके पहले दिस फिर माइनस दिस करेंगे। तो यहाँ क्या किया जाए, 2 × 1 -1 × 1 किया जाए, 2 × 1 -1 × 1 कर दिए, प्लस के कैप में फिर वही होगा जो आई कैप में किए थे, ऑर्डर वही रहेगा। तो के कैप ले लिए, तो हमारे पास रह गया 2 × 1 और 1 × -1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -1 जो कि -1 हो जाएगा, माइनस 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, -1 - 2 मतलब कि -3k। अब ये हो जाएगा 2i + j - 3k, ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हो गया। तो अगर डिटर्मिनेंट आपको करने आता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाता है, उसमें बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ा है, इसमें बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा है, कोएफिशिएंट का गेम हो गया है।
ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो ए इक्वल टू, मान लीजिए कि ए बी सी ये कोएफिशिएंट है आई जे के का, कोई एक वेक्टर है ए जिसको हम लोग लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जनरलाइज करने के लिए, और बी वेक्टर है डी ई एफ, इनका कोएफिशिएंट है। तो ए क्रॉस बी अगर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, और इसी तरह से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई के साथ हो जाएगा क्या, बी एफ माइनस सी, और जे के साथ क्या हो जाएगा, प्लस जे के साथ हो जाएगा ए सी माइनस जे के साथ हो जाएगा, सॉरी ए नहीं डी है, सी डी माइनस ए एफ, और के के साथ क्या हो जाएगा ए ई माइनस बी डी, ए ई माइनस बी डी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।